हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पैनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो मैं कंटेंट आपके साथ कराने जा रहा हूँ वो मैं सीआरपीसी का सेक्शन 196 कराऊंगा और उसकी एक जजमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो जो सीआरपीसी पे मैंने आपके साथ बनाई थी उसमें मैंने 195A तक कराया था, जिसमें मैंने दो सेक्शन कवर कराए थे, एक तो 195 और एक 195A। तो आज मैं 196 कराऊंगा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के रिगार्डिंग बात करता है। तो उससे पहले जो इन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। वहाँ पे आपको जितना भी मैंने कंटेंट अभी तक सीआरपीसी में या लेबर लॉज में, इंडस्ट्रियल लॉज में जो भी बनाया है सबका प्लेलिस्ट वाइज लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके कोई डाउट है तो या तो आप मुझे मेरे जीमेल पे educationalpanacea@gmail.com पे भेजें या फिर मेरा इंस्टा हैंडल जो @educationalpanacea आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए 196 का जो सेक्शन है, पहले तो समझते कि 195 में जो मैंने आपको कराया था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ या पब्लिक सर्वेंट कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट के जो केसेस हैं उसमें कंप्लेंट इन राइटिंग जो पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड होता है उसके द्वारा दी जाती है तो कॉग्निजेंस लिया जाता है। ये वाला जो हम एरिया कर रहे हैं ना 195, 196, 197, ये एरिया एक्चुअली कॉग्निजेंस लेने का, कि अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा तो किन सिचुएशंस में कॉग्निजेंस लेगा उनके ऊपर बात करता है। तो 196 कहता है कि अगर मान लीजिए 196 का सबसेक्शन 1 करा रहा हूं मैं, कि अगर मान लीजिए ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट का है, मतलब चैप्टर 6 इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 6 के जो ऑफेंसेस है, जो सेक्शन 121 से लेकर 130 तक है, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट कहलाते हैं, जिसके अंदर आपका वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द स्टेट भी आ जाता है, जिसके अंदर आपका सिडिशन का ऑफेंस भी आ जाता है, एशियाटिक अलायंस के खिलाफ अगर कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, वो सारा 121 से 130 तक इंडियन पीनल कोड में कवर होता है। तो अगर आप वो वाला कोई ऑफेंस कमिट करते हैं या फिर आप सेक्शन 153 में, भी इंडियन पीनल कोड की बात कर रहा हूं, सेक्शन 153A का कोई ऑफेंस कमिट करते हैं कि आप एनिमिटी को मतलब अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में इलविल और हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एनिमिटी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बातों से, चाहे रिटन या चाहे स्पोकन, अगर आप 153A का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं जो अनलॉफुल असेंबली वाले एरिया में इंडियन पीनल कोड में आता है, वो ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, या फिर आप सेक्शन 505 का सबसेक्शन 1 का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। मैं सिर्फ सबसेक्शन 1 की बात कर रहा हूं। पहले मैंने क्या बोला, चैप्टर 6 का ऑफेंस, इंडियन पीनल कोड चैप्टर 6 क्या है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जैसे वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द स्टेट, सिडिशन का ऑफेंस हो गया, एशियाटिक पावर के खिलाफ ऑफेंस करना, प्रिपरेशन करना ऐसे ऑफेंस को कमिट करने की, ये सारा चैप्टर 6 का पार्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों के पास बेयर एक्ट होगी, नहीं होगी तो आप प्लीज सेक्शन 196 को बेयर एक्ट के साथ रेफर करें। तो सेकंड चीज है आपकी सेक्शन 153A। थर्ड है आपका सेक्शन 505 का सबसेक्शन 1, अगर आप उसका ऑफेंस कमिट करते हैं, सबसेक्शन 2 और 3 दूसरे पार्ट में, इसलिए मैं 505 का सबसेक्शन 1 बोल रहा हूं। और चौथा है सेक्शन 295A। ये चारों इंडियन पीनल कोड में आपको मिल जाएंगे, आप कंटेक्स्ट बेयर एक्ट से कर सकते हैं। 295 भी यही है कि डेलिबरेटली एनिमिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ बोलना, कुछ ऐसा भड़काऊ भाषण देना, भड़काऊ चीज बोलना जिसमें दो कम्युनिटी के बीच में, दो रिलीजियस ग्रुप के बीच में लड़ाई दंगा हो जाए। तो ये 4 ऑफेंसेस अगर आप करते हैं या फिर आप इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी करते हैं इन ऑफेंसेस को कमिट करने की, या फिर आप अबेटमेंट करते हैं इनकी, तो उस केस में कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन ऑब्टेन ना कर लिया गया हो। यह है आपका सेक्शन 196 का सबसेक्शन 1 सीआरपीसी का। मैं दोबारा बता दूं, आपने चैप्टर 6 इंडियन पीनल कोड के तहत ऑफेंस कमिट किया हो, आपने सेक्शन 153A इंडियन पीनल कोड के तहत ऑफेंस कमिट किया हो, आपने सेक्शन 295A इंडियन पीनल कोड के तहत ऑफेंस कमिट किया हो, आपने सेक्शन 505 सबसेक्शन 1 के इंडियन पीनल कोड के तहत ऑफेंस कमिट किया हो, या फिर इन सब के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के भाग रहे हो या फिर अबेटमेंट के पार्ट रहे हो, तो उस केस में जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा, आपके खिलाफ फर्दर मैटर प्रोसीड होगा, वो तब होगा जब प्रीवियस सैंक्शन ऑब्टेन हो जाए। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। दो चीजें यहां पे मेंशन है। ये है आपका 196(1) मतलब सबसेक्शन 1। अब चलते हैं 196 सबसेक्शन 1A के ऊपर। 1 करा दिया मैंने। 1A कहता है कि अगर आपने सेक्शन 153B के अंदर ऑफेंस किया इंडियन पीनल कोड का, सेक्शन 153 में बी मैं बता दूं क्या है। 153B जो है आपका, वो आपका अगर आप इंप्यूटेशंस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करेंगे या दूसरे को
प्रमोट करते हैं कि इसके फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस कर दो, मतलब भड़काऊ भाषण देना ही है, बट वो स्पेसिफिक बातों पे बात करता है। सेक्शन 153B, अगर आपने उसके तहत ऑफेंस कमिट किया है, या फिर आपने सेक्शन 505 के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के रिगार्डिंग किया है। सेक्शन 505 का सबसेक्शन 1 तो 196 के 1 में कवर हो गया, ठीक है। वो 505 का सबसेक्शन 1 ये कहता था कि अगर आप किसी आर्मी वाले को भड़काते हैं कि अपने ऑर्डर्स को डिसोबे करो, या कम्युनिटीज के बीच में भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ कोई चीज मटेरियल आप सप्लाई करते हैं, रिटन ओरल दोनों। 505 का जो सबसेक्शन 2 और 3 है वो आपका 196 के 1A में फॉल करता है, क्योंकि 196(1) तो मैंने अभी पढ़ा दिया आपको। अब मैं 196(1A) करा रहा हूं, जिसमें मैंने क्या कहा, अगर आपने सेक्शन 153B का ऑफेंस कमिट किया इंडियन पिनल कोड, या फिर आपने 505(1) और 2 का ऑफेंस कमिट किया है, या फिर आपने इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, तो उस केस के अंदर आपका कॉग्निजेंस इस मैटर का तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक प्रीवियस सैंक्शन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, या तो स्टेट गवर्नमेंट की, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑब्टेन ना हो गई हो। यहां पे 3 लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब मैंने 196(1) कराया आपको, उसमें मैंने बोला कि सैंक्शन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन, या फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन 196(1)A के अंदर क्या मेंशन है कि सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफेंसेस अलग अलग हैं, ध्यान रखना। अबेटमेंट की बात यहां पे नहीं है 1A में। 1 में अबेटमेंट की बात है। 1 में जो जो ऑफेंसेस है, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट था, 153A था, 5051 था, 295A था, वो 1 का पार्ट थे। 1A में मैंने 196 में क्या कराया आपको, 153B, 5051, 5052, नो सॉरी 5052 और 5053। तो ये चीज, इसमें सैंक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी चल सकती है, स्टेट की भी चल सकती है, सेंट्रल की भी चल सकती है। अब सवाल आता है, अब चलते हैं हम सबसेक्शन 2 की तरफ। सबसेक्शन 2 आपका कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस सेक्शन 120B के तहत पनिशेबल है। सेक्शन 123B क्या, सेक्शन 120B क्या है इंडियन पिनल कोड का, पहले वो समझिए। वो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आप इंडियन पिनल कोड खोलेंगे तो सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट देता है। तो अगर सेक्शन 120B में कोई ऑफेंस पनिशेबल है, तो वो तब तक ऑफेंस, मतलब वो उसमें मैटर प्रोसीड नहीं होगा, इनिशिएट नहीं होगा, जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने एसेंट ना दे दिया हो। जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने एसेंट ना दे दिया हो, तब तक वो मैटर आपका प्रोसीड नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है, अगर ऑफेंस पनिशेबल विथ लाइफ इंप्रिजनमेंट है, अगर ऑफेंस पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट 2 ईयर्स और अपवर्ड्स है, मतलब 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो उस केस में एसेंट और कंसेंट लेने जैसी कोई भी चीज नहीं मानी जाएगी। मतलब कि सेक्शन 196 का सबसेक्शन 2 को अगर हम देखें तो वो सीधा सीधा भाषा में ये कह रहा है कि सेक्शन 120 इंडियन पिनल कोड के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई ऑफेंस होता है, उसमें एसेंट की जरूरत पड़ेगी, कंसेंट की जरूरत पड़ेगी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना है। किसके कंसेंट की? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंसेंट की, या फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में ये क्या सब पे अप्लाई होगा? नहीं, ये उन ऑफेंसेस पे अप्लाई ये वाला नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शन है। जो ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ हैं, जो ऑफेंसेस पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट है, जो ऑफेंसेस पनिशेबल विद 2 ईयर्स और अपवर्ड की इंप्रिजनमेंट है। इसका मतलब ये हुआ, ये सबसेक्शन किस पे अप्लाई हुआ? ये उन ऑफेंसेस पे अप्लाई हुआ जिनमें सजा 2 साल से कम की है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। अब लॉजिक यहां पे क्या है कि फ्रिवुलस कंप्लेंट्स ना आए, फ्रिवुलस मैटर ना हो, इसी वजह से एसेंट देने से, मतलब एसेंट का जो क्लॉज है वो लगा दिया गया है। क्योंकि 2 साल से जो छोटे वाले ऑफेंसेस होंगे जिनमें 2 साल से कम की सजा दी जाती हो, क्योंकि ऊपर वाले में तो एसेंट चाहिए ही नहीं, 2 साल से ऊपर वाले, 2 साल या उससे अपवर्ड वाले में, तो उससे नीचे मतलब जिनमें 2 साल से कम की सजा दी जा रही हो, वैसे फ्रिवोलस बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स ना आ जाए, इसकी वजह से एसेंट वाला क्लॉज डाल दिया गया है। अब 196 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है वो देखते हैं। 196 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब कभी भी सैंक्शन दिया जा रहा होगा, चाहे वो सबसेक्शन 1 का सैंक्शन हो, चाहे वो सबसेक्शन 1A का सैंक्शन हो, 196 की बात कर रहा हूं, तो सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आप सबसेक्शन 1 का सैंक्शन दे रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही हो, स्टेट गवर्नमेंट दे रही हो, या फिर सबसेक्शन 1A का दे रहे हो, यहां पे सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों दे सकता है। सैंक्शन देने से पहले एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक के बंदे से। समझिए बात को,
मैंने सैंक्शन दिया कि इस मैटर को प्रोसीड करना है नहीं करना है, कॉग्निजेंस उसके बाद लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, तो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं पुलिस ऑफिसर से, मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक का ध्यान रखना, और उस पुलिस ऑफिसर को हम पावर्स देंगे सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 की। अब पहले यह समझिए कि सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 में कौन सी पावर है, तो मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बना रखी है जजमेंट्स के साथ। सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 कहता है कि जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं, एक तरीके से बोलूं तो नॉन ग्रीवियस केसेस जो हुए, नॉन ग्रेव केसेस जो हुए, लेस ग्रेव केसेस जो हुए, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता, बाकी वो सारे पावर्स को एंजॉय करेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एक कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर को मिलती है, जहां पे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। पुलिस ऑफिसर के पास आपको पता है पावर है कि वो बिना वारंट भी कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट कर सकता है, लेकिन सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 को अगर आप देखेंगे वहां पे नॉन कॉग्निजेबल मैटर की बात करी जा रही है, क्योंकि कॉग्निजेबल के लिए आपका 154 है, 157 है, और उसकी रिपोर्ट वगैरह बनाना 158, 159 वो सारा मैटर है उसके अंदर। नॉन कॉग्निजेबल की बात 155 में कही गई, उसके सबसेक्शन 3 में, कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान एक कॉग्निजेबल केस में जो जो पावर्स एंजॉय करता है वो सब नॉन कॉग्निजेबल में एंजॉय करेगा, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के अरेस्ट करने के अलावा वो सारी पावर्स जो कॉग्निजेबल केस में मिलती है वो सब मिलेगी। तो वही चीज 196 का सबसेक्शन 3 बता रहा है आपको कि जब कभी भी सैंक्शन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे वो सबसेक्शन 1 का सैंक्शन हो, चाहे वो सबसेक्शन 1A का सैंक्शन हो, उसमें यह जरूर ध्यान रखा जाएगा कि एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक के बंदे से करा लो, उसको पावर दे दो 155 सबसेक्शन 3 वाली, जिससे हमें पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर मैटर में फर्दर प्रोसीड करना है या नहीं करना, सैंक्शन देना है या नहीं देना। जैसे कि सबसे मेजर केसेस, सिडिशन के जितने भी केसेस होते हैं, सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड, उसमें आपने सुना होगा कई बार कि सैंक्शन की बड़ी बात होती है कि सैंक्शन नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट से, सैंक्शन अभी आना ही है। कन्हैया कुमार का जब केस हुआ था उसमें सैंक्शन को लेकर इतना लंबा मैटर अटका हुआ था। सैंक्शन क्यों? वो 196 से रिलेटेड था, क्योंकि अगर आपको याद हो 124A जो है वो चैप्टर 6 में फॉल करता है। अभी बताया मैंने चैप्टर 6 क्या है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट इंडियन पीनल कोड में कहां फॉल करेगा, सेक्शन 196 के सबसेक्शन 1 में फॉल करता है। आप अगर बेर एक्ट फॉलो कर रहे हैं आप समझ जाएंगे। तो कन्हैया कुमार वाले केस में या उमर खालिद वाले केस में, जिसमें सिडिशन के चार्ज, और चाहे कोई भी हो, सिडिशन के चार्ज अगर स्लैप होते हैं तो वहां पे सैंक्शन चाहिए। क्यों सैंक्शन चाहिए? ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इस मैटर में प्रोसीड करना है नहीं करना। अब सैंक्शन सरकार वैसे तो नहीं दे देगी, तो सरकार को चाहिए एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे, जिससे पता चल जाए कि हाँ कोई केस बनता भी है या केस नहीं बनता। क्योंकि अगर हम फ्रिवोलस मैटर पे केस बना के आगे सैंक्शन दे के भेज देंगे तो पता चलेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बाद में गवर्नमेंट को लताड़ पड़ रही है, बाद में गवर्नमेंट को डांट खानी पड़ रही है। इसी वजह से सैंक्शन देने से पहले बहुत ध्यान से एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मिनिमम इंस्पेक्टर रैंक के बंदे से करा ली जाती है। तो ये था आपका सेक्शन 196 का बेयर एक्ट में जो लिखा है। आई होप आप बेयर एक्ट फॉलो कर रहे हैं और साथ के साथ आपको चीज समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं जजमेंट की। जजमेंट का नाम है जाकिर हुसैन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये जजमेंट पिछले साल की है, हालांकि ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो स्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं, बट इसमें मैं क्यों कवर करा रहा हूँ बता देता हूँ। ये इसी साल के फरवरी की जजमेंट है और सिंगल बेंच की जजमेंट है, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की। अब इस जजमेंट में ना कुछ बातें ऐसी कही गई जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी रेलिवेंट है, और उसमें मैं एक और जजमेंट आपको रेफर कराऊंगा। हुआ क्या कि ये जो जाकिर हुसैन जो पिटिशनर है इसमें, ये लद्दाख के एक ऑटोनोमस काउंसिल के वहाँ पे हिल काउंसिल, जो लद्दाख हिल ऑटोनोमस काउंसिल है, वहाँ के एक मेंबर थे। तो इन पे सिडिशन के चार्ज लगे, इन पे 153A के चार्ज लगे, इन पे 505 के चार्ज लगे, एनिमिटी बढ़ाना और ऐसी बातें बोलना जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई करवा सकता है। वो इसलिए चार्जेस लगे, पहले उसको समझते हैं। चार्जेस का बेस ये था कि इनकी एक 6-6.5 मिनट की ना एक ऑडियो क्लिप थी एक बंदे के साथ। उस ऑडियो क्लिप में ये इन्होंने गलवान वैली, जो लास्ट ईयर आपको याद होगा जून के टाइम में जो गलवान वैली क्लैश हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही, बहुत ही सिडिशियस मटेरियल इन्होंने उस ऑडियो क्लिप में बोला, जिसकी वजह से इनको मतलब इनका जो सस्पेंशन था, वो मेंबरशिप थी, वो भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उस पर स्टे लगा दिया गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर दिसंबर में। तो जून में इनका
वो ऑडियो क्लिप निकल गई, और ऑडियो क्लिप निकली तो बहुत सीडिशियस मटेरियल भी निकला उसमें से, जो मतलब काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल था। गलवान वैली के आर्मी में जो जितने आर्मी शहीद मेंबर्स आर्मी के लोग शहीद हुए थे उनके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल बातें इन्होंने बोली, ऐसा क्लेम किया गया। तो उसके बाद इन पर मैटर चला, FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई। तो इनका यह क्लेम ये था कि सैंक्शन अभी तक आपने ऑब्टेन किया नहीं है, FIR आप दर्ज नहीं कर सकते। मतलब पिटिशनर का क्लेम ये था, उनका कंटेंशन ये था कि FIR आपने कैसे दर्ज कर ली बिना सैंक्शन कराए, बिना सैंक्शन ऑब्टेन किए, क्योंकि ये जो मैटर है ये तो 124A ये 196 के अंदर कवर होता है, सेक्शन 196 CRPC, आपका 153A सेक्शन 196 CRPC के अंदर कवर होता है। अभी कॉग्निजेंस लेने के कुछ नियम है, आपने वो नियम को ताड़-ताड़ कर दिया, आपने FIR को रजिस्टर कैसे कर लिया। दूसरा इनका कहना था कि क्योंकि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, मेरे पे पब्लिक सर्वेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो वाले प्रोविजन भी मुझ पे अप्लाई होने चाहिए। तो ये इनकी तरफ से कंटेंशन थी। तो यहां पे हाईकोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली। पहला तो हाईकोर्ट ने यहां पे ये बोला कि FIR करना और कॉग्निजेंस लेना दो अलग अलग चीजें हैं। पहला कि लॉ में सेक्शन 196 की लैंग्वेज को अगर हम CRPC में देखें तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जो ये कहे कि FIR नहीं कर सकते। वहां ये लिखा है कि कॉग्निजेंस नहीं ले सकते बिना प्रीवियस सैंक्शन के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हो, बिना प्रीवियस सैंक्शन के आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। FIR दर्ज करना सेक्शन 154 ऑफ CRPC की पावर है, जिसका 196 के तहत कोई कंट्रोल नहीं है। ध्यान रखना, CRPC के ही दो सेक्शन है, 196 और 154, ये दोनों अलग है। 196 कॉग्निजेंस लेने की बात करता है, 154 रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की बात करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को 196 से कंट्रोल नहीं किया जाता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि FIR दर्ज करने के बाद पुलिस रिपोर्ट बनाई जाएगी, पुलिस रिपोर्ट बनाने के बाद उस पे कॉग्निजेंस लिया जाता है। तो वहां पे जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा तब मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि भैया ये तो मैटर सेक्शन 196 का है, क्या आप सैंक्शन लाए हो, क्या स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन लिया आपने, क्या DM का सैंक्शन लिया आपने, नहीं लिया तो मैं कॉग्निजेंस नहीं लूंगा। तो वो एक अलग चीज है, वो एक लेटर स्टेज की चीज है। बट FIR की जो रजिस्टर करने की पावर है वो पावर कहीं से भी गलत नहीं है, और FIR को रजिस्टर किया जा सकता है भले ही मैटर सेक्शन 196 ऑफ CRPC से रिलेटेड क्यों ना हो। हाँ, कॉग्निजेंस के लिए सैंक्शन जरूरी है। यहाँ पे एक और चीज़ फ़र्क बताया गया, और एक जजमेंट है, मैं रेफ़र कर देता हूँ। जजमेंट का नाम है, जो इस वाली जजमेंट में भी रेफ़र किया गया, जो लैंडमार्क है, मैं सेपरेट वीडियो भी उस जजमेंट में बनाऊंगा। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पेस्टर P राजू, 2006 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पेस्टर P राजू, 2006 सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्या, यहाँ पे दो चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। पहला कि कॉग्निजेंस लेना और प्रोसेस को इशू करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहला कि कॉग्निजेंस हम इनिशियल स्टेज पे लेते हैं, जहाँ पे मजिस्ट्रेट जो होता है वो अपना जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस इशू करना लेटर स्टेज पे होता है, जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले चुका होता है, जब ये ऑलरेडी तय हो चुका होता है कि प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होनी है, तब इस प्रोसेस को इशू किया जाता है। बट कॉग्निजेंस इनिशियल स्टेज पे लिया जाता है। दूसरी बात, FIR जो है वो कॉग्निजेंस से भी पहले वाला स्टेज है, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का सेक्शन 196 से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, और जो मैं अभी जजमेंट आपको जाकिर हुसैन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख करा रहा था, तो उसमें भी जो कंटेंशन थी पिटिशनर की, जाकिर हुसैन की, उन कंटेंशंस को खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने वहाँ पे जम्मू कश्मीर की, और ये बोला कि नहीं, FIR आप दर्ज करा सकते हैं, कॉग्निजेंस के लिए सैंक्शन ज़रूरी है। और इवन सैंक्शन भी इस केस में मिल गया था, जम्मू कश्मीर वाले केस में। तो ये मैंने कुछ जजमेंट्स आपके साथ डिस्कस करी, 196 कराया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट लगता है, प्रॉब्लम लगता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।